आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ कमल किशोर कमल साहब हैं। कमल किशोर कमल साहब एक रिनाउंड फोटोग्राफर हैं जिन्होंने जो कि सेलिब्रिटीज के फोटोग्राफर्स रहे हैं, खासतौर से अमिताभ बच्चन साहब के साथ बहुत सालों रहे हैं। इसके अलावा वो पोइट्री परफॉर्मेंस करते हैं। दो तरह की परफॉर्मेंस ये करते हैं। तो हम सीधे मुलाकात करते हैं कमल किशोर कमल साहब से। नमस्कार। सर, आपका ये सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो आपको एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर रहे हैं और सेलिब्रिटीज के फोटोग्राफर रहे हैं, तो कैसे यहाँ तक पहुँचे? या मैं बचपन से ही हमारे फादर एक यहाँ शहर के जाने माने फोटोग्राफर रहे हैं। अच्छा स्वर्गीय मोहनलाल जी, और वो स्वर्गीय इंदिरा जी के बहुत नज़दीकी इंदिरा गांधी। हाँ, और उनकी वजह से फोटोग्राफी मैंने सीखा है उनसे। और उसके बाद मैंने समाचार पत्रों में तमाम उसमें मैंने काम किया। और यहाँ इलाहाबाद में माया प्रेस में मैंने काम किया। माया मैगजीन, अच्छा, जी जी जी, मनोरमा, ये सब जो आती थी उनके लिए मैंने फोटोग्राफी किया। और फिर 97 में हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी अखबार यहाँ जी जी, आया हिंदुस्तान इलाहाबाद। टाइम्स। तो अंग्रेजी अखबार में मैंने एज ए फोटोग्राफर ज्वाइन किया और यहाँ चीफ फोटोग्राफर रहा, प्रमुख फोटोग्राफर रहा इलाहाबाद में। 13 साल मैंने काम किया। 2011 में मैं छोड़ करके चला गया था दिल्ली और भारत सरकार के साथ मैंने काम किया। तो अच्छा, बहुत सारे देश के नामचीन लोगों के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला जी। और जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम मैंने यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी जी के साथ 26 साल रहा मैं अच्छा, स्पेशल फोटोग्राफर। और फिर यूपी के बहुत सारे गवर्नर, यूपी के बहुत सारे मुख्यमंत्री जैसे राजनाथ जी के साथ, मुलायम सिंह जी के साथ, इन सब लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। फिर गवर्नर में जैसे मोतीलाल वोरा साहब के साथ ज़्यादा टाइम बिताया मैंने जी। और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मोतीलाल वोरा साहब ने टाइम दिया हमको जी। और विष्णुकांत शास्त्री जी के साथ ज़्यादा टाइम बिताने का हमको अवसर मिला। एक्चुअली विष्णुकांत शास्त्री बहुत अच्छे कवि थे हिंदी के और बड़े लेखक भी थे। अच्छा, गवर्नर होने के साथ साथ तो मैंने हिंदी और उर्दू के लेखों पर काम किया था और पोर्ट्रेट्स उनके बनाए थे। पूरे देश भर के जितने भी शायर हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, उनके पोर्ट्रेट्स मैंने अवेलेबल लाइट में बनाए थे, है ना। मतलब अच्छा, कोई अच्छा, स्टूडियो जी, में जी, नहीं जी, जा जी, करके जी। मैंने किया। जैसे 4 लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं तो उसी में मैंने एक जी। आदमी की ऐसी पोर्ट्रेट उतारी कि मतलब लगता था कि जैसे एकदम लाइव आप पिक्चर फोटोग्राफ? अच्छा, आप पिक्चर्स देख करके स्केचिंग भी आदमी करते बता थे? दे, नहीं फोटोग्राफ कैमरे से। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आदमी मतलब बोल दे कि जो पिक्चर्स बोलती हमारी हुई होती थी पिक्चर। एकदम बोलती हुई पिक्चर्स होती थी, लगे कि आदमी बस बोल देगा, है ना। तो उसके लिए मेरा नाम जाना गया और फिर बहुत सारे फिल्म के लोगों के साथ हमारा जुड़ा हुआ, अमिताभ बच्चन जी के साथ भी जुड़ा हुआ और उन्होंने भी बहुत मान सम्मान दिया हमें। तो कैसे और दिल्ली से कैसे आप बॉम्बे पहुंच गए सीधे? मुंबई दरअसल आना जाना काफी दिनों से था मेरा और मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि जो पद्मश्री पद्म विभूषण जो आर्टिस्ट हैं, जी। ज्यादातर लोग मुंबई या दिल्ली में रहते हैं, तो मैंने उनकी लाइफस्टाइल शूट करनी शुरू की। और 2011 में अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई। तो बचपन में तो जब वो आए थे इलाहाबाद तब मुलाकात हुई थी, लेकिन वो सारी चीजें इलेक्शन के समय, लेकिन उस समय हम लोग बहुत छोटे थे जी। फादर हमारे फोटोग्राफी करते थे तो उस समय तो खैर बहुत ज्यादा वो नहीं हो पाया, लेकिन 2011 में नजदीकियां बढ़ी और अमिताभ बच्चन जी ने मुझे बहुत सारी चीजों के लिए जो है तो अवसर दिया। और हमारी छोटी बहन है वो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मधुशाला, जो बच्चन जी ने मधुशाला लिखी है, तो उसको 550 पेंटिंग्स में उन्होंने डिस्क्राइब किया है मधुशाला को। तो उसके लिए अमिताभ बच्चन जी बहुत हम लोगों से नजदीक हुए, इम्प्रेस हुए। और फिर उसके बाद कई बार उन्होंने केबीसी में हम लोगों को स्पेशल गेस्ट में भी बुलाया और हम लोग अक्सर जब भी मुंबई जाते हैं तो मुलाकात होती रहती है। तो ऐसे प्यार मोहब्बत बना है और मुलाकातें होती रहती हैं। तो ये आपने अर्ली डेज में जो फोटोग्राफी की और अभी जो करते हैं उसमें क्या बदलाव और
एवोल्यूशन? बहुत सारे जी। पहले के ज़माने में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट से मैंने शुरू किया था, और ब्लैक एंड व्हाइट के बाद फिर कलर फोटोग्राफी आई, और कलर फोटोग्राफी के बाद सन 2000 के जी। आसपास डिजिटल फोटोग्राफी की फोटोग्राफी शुरुआत हो गई। तो अब सारा काम डिजिटल पे हो गया है। हम लोग डिजिटल आसान हो गया है काम। आसान हो गया है। बहुत सारी चीजें आप तुरंत के तुरंत देख सकते हैं कि जी, आपने क्या पहले तो शूट वक्त किया लगता है। था पहले डेवलप वक्त करने लगता में। था डेवलप करने में, और प्रिंट करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता था। एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं जो सेलिब्रिटीज वर्ल्ड में फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जी। उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्या आप उनके लिए एक राय मशवरा देंगे, एडवाइस देंगे? ये देखिए कि न्यूज़पेपर में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा जो हमें मिला, जी। वो हर तरीके की फोटोग्राफी करने का अवसर मिला। स्पोर्ट्स भी हमने खींचा, और पॉलिटिकल जो जी। फंक्शंस होते थे, या जो भाषणबाजी होती थी, इस तरीके के जो सेमिनार्स होते थे, उसमें काम करने का अनुभव मिला आपको, है ना? तो अखबार में काम करने के बाद आदमी पूरी तरीके से मज जाता है। हर तरीके का जी, काम जी, आप करने के लिए मतलब स्थिति में आ जाते हैं। रियल और फोटोज रियल फोटोज के लिए, न्यूज फोटोज के लिए आप जब काम करने लगते हैं, जी। तो आपका नजरिया बदल जाता है। तो आपने पॉलिटिकल लोगों के साथ बहुत सारे काम किए, उसके बाद आपने सेलिब्रिटीज में अमिताभ बच्चन के साथ ही काम किया। अमिताभ बच्चन जी के नजदीक मैं गया, मतलब जी। उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन नजदीक में रहा, और बहुत सारी चीजें मैंने उनके द्वारा बताए गए उस पे मैंने अच्छा। की। तो अच्छा, कैसे फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि फोटोग्राफी से आप फिर आवाज की दुनिया में। मशहूर शायरों को एक्चुअली बचपन से दूसरे लोगों की आवाज में बोलने की एक चाहत थी। मिमिक्री टाइप का ना। टैलेंट था। मिमिक्री नहीं, बल्कि एकदम हूबहू। मिमिक्री तो एक Imitate दूसरी करना। चीज हो जाती है। जी। मिमिक्री हो जाती है उसको एक हंसी के अंदाज में बोलने की। हाँ। लेकिन ये जो हमने जो ये काम किया है, ये मिमिक्री नहीं कहा जाएगा इसको, और ये एकदम हूबहू एकदम जी, जी, आवाज जी, आवाज। कॉपी करने की जो आवाज है, जी। वो मैंने कहाँ शुरू से ये किया। और शुरू किया शुरुआत आपने? इसकी ऐसे हुई कि 2014 में मैं मुंबई गया। तो देश के नामचीन ब्रॉडकास्टर और अनाउंसर अमीन सयानी साहब से मुलाकात हुई। तो अमीन सयानी साहब का मैंने फोटो शूट किया, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप वहाँ आ जाइए, हमारे स्टूडियो आ जाइए, वहीं करिएगा। मैंने स्टूडियो में जाकर के उनका पूरा शूट किया, प्रोफाइल शूट किया। तो उसके बाद फिर हम लोग चाय पी रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि इतना अच्छा स्टूडियो है, तो सर जरा सा हमारी भी आवाज़ टेस्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हिंदी की स्क्रिप्ट रखी हुई है, और आप 4 लाइन पढ़ करके इसमें सुनाइए। तो मैंने जैसे ही पढ़ करके सुनाया, तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो इतनी अच्छी बोल लेते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, और प्रोनाउंसिएशन आपका इतना अच्छा है, तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए था। तो हमने कहा कि नहीं, अब चूंकि फादर हमारे फोटोग्राफर थे, तो मैं उस लाइन में चला गया। लेकिन मेरी इच्छा है वैसे कि इस तरीके के काम में अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं करूँगा। तो सयानी साहब ने कहा कि ऐसा है कि आप अगर अभी आप हों मुंबई में, तो कल से 3 दिन का एक शो शुरू होने जा रहा है। पद्मश्री नहीं, वो परफॉर्मिंग शो था। अच्छा। पद्मश्री पद्म विभूषण जो ओके। आर्टिस्ट होते हैं, उनका परफॉर्मेंस था। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, आप जाइए और उसकी कंपेयरिंग करिए। अच्छा। हाँ। तो सीधे उन्होंने ऑर्गेनाइजर से बात किया, और फिर मैं गया अगले दिन, जब मैंने कंपेयरिंग की तो बहुत लोगों को पसंद आई। हाँ। तो उसके बाद से मैं अब हर साल जनवरी में जाता हूँ, वो 3 दिन का शो होता है। अच्छा। और देश भर के जितने भी उसमें एंकरिंग आप ही करते हैं? हाँ, एंकरिंग मुझे करने का अवसर मिलता है। अच्छा। तो ये जो आपने यूनिक स्टाइल में, ओरिजिनल पोएट्स की यूनिक स्टाइल में करना शुरू किया, सबसे पहले किसका किया आपने? सबसे पहले तो गुलजार साहब के ऊपर मैंने ट्राई किया। अच्छा। हाँ। अरे वहाँ किसका सुनाया था आपने? जो अमीन सयानी साहब के यहाँ जो वो तो वैसे ही नॉर्मल आवाज में कोई स्क्रिप्ट थी, वो हाँ, सुनाया? बस उसको पढ़ करके मैंने सुनाया। अच्छा। तो उनको लगा कि मतलब ये बोल सकते हैं। जी, अच्छा जी, अंदाज, आवाज और प्रोनाउंसिएशन उनको बेहतर लगा। हाँ। तो उसके बाद फिर आपने गुलजार साहब से शुरू किया? गुलजार साहब से मैंने शुरू। तो गुलजार साहब का कोई आप सुनाएंगे? तो गुलजार साहब का मैं सुना देता हूँ।
मुझको भी तरकीब सिखा मेरे यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा मेरे यार जुलाहे। अक्सर देखा तुझको ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। बहुत अच्छा। तो ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, ये गुलजार साहब का या बंधु का, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों के सामने एक नई चीज आ रही है। जैसे आपने सुना होगा महाभारत एक सीरियल आया था 90s के दौरान, तो आप देखिए कि उसमें सूत्रधार की तरीके से हरीश भिमानी साहब ने बोला जी, था, हरीश बहुत जबरदस्त बोला था उन्होंने। मैं समय हूँ। जी, सुनाएंगे आप इसे? तो मैं सुनाता हूँ। तो ये इसका इस आर्ट फॉर्म जो है वो गेन कर रहा है अप्रिशिएशन। हाँ बिल्कुल। और लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे बहुत सारा कार्यक्रम इसी तरीके से मिल रहा है। तो मैं समय हूँ बोलता हूँ। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत कोई कुरु वंश की सीधी साधी युद्ध कथा नहीं है, ना ही दो भाइयों के बीच हुए युद्ध की है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। और ये कथा मेरे सिवा कोई और सुना भी नहीं सकता, क्योंकि हर युग को अपने युग में इस कुरुक्षेत्र से जूझना ही पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये युद्ध चलता ही रहेगा। मेरा कोई अंत नहीं, क्योंकि मैं समय हूं। बहुत ये आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई पड़ती है फोटोग्राफी और इस आर्ट फॉर्म में? नहीं, ये एकदम अलग तरीके की कला है। फोटोग्राफी एक अलग तरीके की कला है जी। तो हाँ, अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स है। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? अभी मैं बहुत सारे लोगों की आवाजों में, जैसे कुंवर बेचैन साहब हैं, उन्होंने जो भी गीत गाया है उसको मैंने सुनाया, मतलब सुनाना शुरू किया मैंने। और बच्चन जी जो हरिवंश राय बच्चन साहब जिन्होंने मधुशाला लिखी, और उसको किस अंदाज में वो गुनगुनाते थे, मैं एकदम ओरिजिनल आवाज, मतलब उनकी जो जिस तरह से अमिताभ बच्चन साहब से पढ़ते हैं अक्सर। अमिताभ बच्चन जी का अंदाज अलग है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी का अंदाज एकदम अलग है। जी, सुनाइए ना। तो उनकी आवाज दरअसल लय तो बहुत अच्छी है उनकी, और थोड़ी आवाज हल्की है उनकी। अमिताभ बच्चन जी की आवाज भारी आवाज। मैं प्रयास करता हूँ। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है ये भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा
जाएगा मधुशाला। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत सारे शोज किए होंगे आपने, तो किसके डिसाइड करने में सबसे ज्यादा आपको ऑडियंस की अप्रिशिएशन मिलती है? ये बच्चन जी की बच्चन आवाज जी। पे और गुलजार साहब की आवाज पर, सभी लोगों की, क्योंकि ये जितने लोगों की भी आवाज हम बोलते हैं वो सारे प्रोमिनेंट सब लोग लोग जानते हैं, हैं। सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने सामने से सुना है उनको, और बहुत सारे लोग दिवंगत हो चुके हैं इसमें, जी। और उनको फील करके लोग जो है तो सुनते हैं जब, हाँ। तो लोगों को लगता है कि कनेक्ट क्या करते बात हैं। है, हाँ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो नई क्रिएटिव फील्ड आपने एक तरह से इजाद की है, टेक्निकल सुधार की आपको संभावना नहीं, है? जब मैं ये परफॉर्म करता हूँ तो उसी तरीके की म्यूजिक, अच्छा, जैसे बच्चन जी ने Background। जब, हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे अब महाभारत वाला जो वो है, उसमें उसी तरीके की म्यूजिक जब बजती है और जब हम बोलते हैं तो एकदम वही सारी तरीके की फीलिंग्स आती फील है आई। ना, जी, वो जी। फील आ जाता है। तो अब जैसे वसीम बरेलवी साहब जी। गीत पढ़ते हैं, एक बहुत फेमस गीत है उनका, जी, और इरशाद, सुनाइए। जी, जी। इजाजत हो तो मैं सुनाता हूँ कि आप देखिए कि अक्सर वो होली के समय ये वाला गीत पढ़ते हैं मंचों पर। तेरा भोलापन दुनिया में सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। तू अपने सीधे साधे रंगों में भारी भरकम, तेरे सामने क्या लगते हैं, तेरे सामने क्या लगते हैं, बेला जो ही चमेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। ये वसीम और बरेलवी किसी साहब का है, renowned और शायर जिनको लोग, कुंवर बेचैन साहब का है। जी। कुंवर बेचैन साहब की मैं दो गीत आपको सुनाता हूँ, और थोड़े थोड़े एक एक कड़ी का। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया से लड़ना है तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात न माना कर, या तो मुझसे आकर मिल, या मुझको दीवाना कर, या तो मुझसे आकर मिल, या मुझको दीवाना कर, सबकी बात न माना कर। एक और है उनका बहुत फेमस, मैं सुना देता हूँ आपको एक बड़ी। सांचे में हमने और के। कुंवर बेचैन के साथ एक बड़ी खासियत यह है कि बहुत ठहराव के साथ गाते हैं वो, और बड़ी गंभीर आवाज़ है उनकी, है ना, और बड़े मज़े लेकर के गाते हैं। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को
आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। आखिर में आप कमल किशोर साहब अपने ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली वो लोग उनके लिए भी जो इस फील्ड में इस क्रिएटिव पैशन को परस्यू कर रहे हैं, कैसे करें? जरूर, इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जिस भी गायक की आवाज या जिस भी आर्टिस्ट की आवाज आप कॉपी करना चाहते हैं, उसको कम से कम सैकड़ों बार आप सुनिए और देखिए कि किस तरीके से, किस अंदाज में वो गाते हैं और क्या उतार चढ़ाव है, कहाँ कहाँ पॉज देते हैं, कहाँ कहाँ ब्रीदिंग स्पेस उनका अच्छा प्रोनाउंस करने का अंदाज भी सबका अंदाज, हाँ, सबका अंदाज अलग अलग है। तो आप उसको बहुत माइन्यूटली देखिए और देखने के बाद जब आप इसको करेंगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में मैं चाहूंगा कि इसका जो अंत हम करें, आखिर करें, वो गुलजार साहब की कोई और अगर आपके पास हो जी, तो, क्योंकि ये इन सबों में इस वक्त गुलजार साहब का मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता होगा जब आप पढ़ते होंगे। तो गुलजार साहब की कोई और कोई गजल या कविता या अशार? मैं सुनाता हूँ। एक कविता बहुत फेमस कविता है उनकी जी, अक्सर वो मंच से सुनाते हैं और ये 1 मिनट 20 सेकंड की है जी। मैं सुनाता हूँ। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्के के मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगा कर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कमल किशोर साहब को इंकरेज करना ना भूलें, आप लोग इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत यूनिक प्रतिभा के जनक हैं और इस प्रतिभा को आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमारा सबसे आह्वान है कि कमल साहब के इस टैलेंट को आगे बढ़ाएं और इंकरेज करें। धन्यवाद और आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।